सम ऑफ ऑल एनर्जीज, वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या कोई भी, ऑफ ऑल द आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, इसी सिस्टम की सारी एनर्जी का सम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पाथ इंडिपेंडेंट है और कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसका कैलकुलेशन हमेशा हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन है, टेम्परेचर सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में होता है। तो C/5 K-273/5 सर ये कर चुका हम लोग। अच्छा, और इंटरनल एनर्जी किया था? नहीं सर, ठीक है, कोई बात यूनिट ऑफ नहीं। कन्वर्जन फिर साइन कन्वेंशन वहीं तक होता था। ओके, एनर्जीज किया है, हाँ सर। साइन कन्वेंशन भी कर लिया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी केवल लिख लीजिए फिर आप इसमें से। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, देखिए जरा, जीरोथ लॉ और लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टू सिस्टम बी एंड सी। अब जो स्ट्रक्चर बनाया उस पर देखिएगा। इफ बी एंड सी बोथ आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए, यानी कि बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है और सी भी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन बी एंड सी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। व्हेन टू सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the thermal system A, they will also in thermal equilibrium with each other। समझ आ रहा है लॉजिक? बी और सी अगर ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इसके बाद आपका फर्स्ट लॉ आता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमें पता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय, उसे केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। कॉपी करिए। कौन कौची?
सर आपने तो क्या लिखा थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद? कहाँ पे? सर फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड। When two system B and C are in thermal equilibrium with thermal system A, they will also in thermal equilibrium with each other. ओके सर। कॉपी हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर। यस सर डन। देखिए जरा सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का, इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स और एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सर आप क्या क्योंकि दिखा रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है. मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहीं तक दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है, जहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं हम. डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट एनर्जी है और डब्ल्यू वर्क डन है. इस फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है? तो इसने डायरेक्शन नहीं बता पाया, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड कोल्ड बॉडी. हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं किया, और वैक्यूम में एक्सपेंशन को. ये दो मेजर ड्रॉबैक हैं इनके. इसके बाद आता है एंथैल्पी, डिफाइन एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन. इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन का सम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी. इसका कैलकुलेशन कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया इसीलिए.
तो डेल्टा एच से इंथैल्पी चेंज बता रहे हैं, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है और डब्ल्यू वर्क डन है। तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इज कॉल्ड इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। करिए कॉपी। सर स्क्रीन थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, नीचे का थोड़ा कट रहा है। जो कट रहा है उसको रहने दीजिए, मैं अभी करूंगा तो तब दिखेगा, नहीं तो ऊपर वाला कट जाएगा।
Done? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, जो ऊपर कट रहा था तो आपको बता दिया था, इंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और W से वर्क डन होता है। इसके बाद आता है हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सैंपल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं तो CV लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं तो CP लिखते हैं, राइट। CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T और CP इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। इन दोनों का डिफरेंस R के बराबर होता है, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और रेशियो को गामा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो, विच डिपेंड्स अपॉन द एटोमिसिटी। एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। एटोमिसिटी का मतलब हीलियम सिंगल एटम, नियॉन सिंगल एटम यानी मोनो एटॉमिक, वैल्यू 1.66। O2 H2 N2 दो एटम्स डाई एटॉमिक 1.4। O3 CO2 दो से ज्यादा एटम्स हैं तो पॉली एटॉमिक 1.33। करिए कॉपी से।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी उसके लिए 0 होता है। इंटरनल एनर्जी एनसीबी डेल्टा टी होती है, तो दैट्स व्हाई क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो 0। तो आइसोथर्मल में क्या क्या 0 हो रहा है? इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर चेंज। दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू अगर 0 हो गया तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। Yes, sir. ठीक है, अब इसे ही बेस बना करके हम आगे कर रहे हैं। वर्क डन हमारा रिवर्सिबल हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है, तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है। रिवर्सिबल के केस में वर्क डन -2.303 RT लॉग V2 बाई V1 है। V2 बाय V1 यानी फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है, प्रेशर गिवन है, तो उसे इनवर्स रिलेशन होता है। अब V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। वर्क डन अगर इरिवर्सिबल है तो सिंपल फॉर्मूला P इंटू डेल्टा वी होता है। लेकिन अगर आपको वैक्यूम में पूछा जा रहा है तो ऑलवेज 0, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। समझा? Yes, sir. सर वो PEXT क्या चाहिए बेटा? P एक्सटर्नल अच्छा, ओके है ना। नीचे देखिए आइडियाबैटिक का लिए डेल्टा क्यू 0 होता है, तो फर्स्ट लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। यहीं तक लिखिएगा, इसके आगे का हम आपको आगे बताते हैं, करिए।
गया? Yes, sir. देखिए जरा, एडियाबेटिक के लिए W इक्वल टू डेल्टा U होता है, तो हम डेल्टा U फाइंड करने जा रहे हैं। अगर फाइनल टेम्परेचर नोन है हमको, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। याद आ रहा है आपको? इस पूरी इक्वेशन को अगर हम Cv से डिवाइड कर दें, तो नीचे देखिए Cp बाई Cv माइनस Cv बाई Cv इक्वल टू R बाई Cv हो रहा है। यहाँ से Cv निकालोगे तो क्या आ जाएगा? Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। नीचे की लाइन में देखिएगा, दिख रहा है आपको? हाँ, अब रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी, तो हमने CV का वैल्यू वहां पे रख दिया NRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपका जो डाउनवर्ड दिख रहा है वो रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, अगर फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है तो टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, या टी की पावर गामा P1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। करिए कॉपी, ये रिवर्सिबल के केसेस है। सर मुझे कुछ भी नहीं समझा। आप सुन ही नहीं रहे थे, जब मैं पूछ भी रहा था कि मैं बोल रहा हूँ तो आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, तो कैसे मानेंगे कि आप समझोगे? सर क्योंकि आप बोल रहे थे इसलिए। मैं पैरेलली पूछ भी रहा था ना आपसे, समझा कि नहीं? सर आपने गामा माइनस 1 कहाँ से निकाला? नीचे देखो लिखा है Cp बाई Cv, लेफ्ट कॉर्नर में ब्लू से Cp बाई Cv इक्वल टू गामा होता है। हाँ लेफ्ट कॉर्नर दिखा आपको? हाँ सर। तो हमने वही किया, Cp बाई Cv की जगह गामा लिख दिया। और आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ रहा है, फाइनल फॉर्मूला जहां हैशटैग किया है वो फाइनल फॉर्मूला है NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ओके सर। और राइट साइड में जो फाइनल टेम्परेचर लिखा है, दैट्स अ सिंपल फॉर्मूलाज, ऑल आर फॉर्मूलाज विदाउट एनी डेरिवेशन।
सर राइट लेफ्ट, हाँ सर लेफ्ट साइड में नीचे क्या लिखा है, वर्क रिक्वायरमेंट की क्या है? रिवर्सिबल वर्क। ओके, और राइट साइड में वो टी अल्फाबेट गामा है ना, हाँ, 1 गामा। मिनट। ओके सर, डन सर। कॉपी हो गया वो? क्यों भाई? यस सर। ठीक है, हमने अभी रिवर्सिबल के लिए देखा। नाउ द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेन जीरो प्रेशर। तो प्रेशर अगर जीरो है तो पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आर P1 T2 माइनस P2 T1 अपॉन P1 P2। दिख रहा है आपको? EXT मतलब एक्सटर्नल होता है, ये इरिवर्सिबल के लिए है। इसके बाद स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। अब जरा देखिए, एक इंक्लाइन टेबल मैंने बनाई है, येलो से आपको दिख रहा है, उसके ऊपर बॉल रखी है, दिख रहा है आपको? यस सर। अब इस बॉल की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे आने की या ऊपर जाने की? नीचे। तो इसमें आपका कोई प्रेशर लग रहा है, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, या नेचुरल हो रहा है ये? नेचुरल। तो अगर नेचुरल हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बॉल एक बार अगर फ्लैट बॉटम पर आ गई, नीचे आ गई, आप देखिए अब इसकी टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट राइट मूव करने की या वहीं पर बने रहने की? वहीं पे बने रहने। वहीं, इसका मतलब नो नेचुरल टेंडेंसी। अब अगर इसे मूव कराना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो दैट यस। प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो प्रोसेस खुद से होता है वो स्पॉन्टेनियस, और जो नहीं होता है दैट कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? यस सर। सर वो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। हाँ, ओके। ठीक है, इतना नॉन स्पॉन्टेनियस तक कॉपी करिए, फिर आगे का मैं बताता हूँ। केवल नॉन स्पॉन्टेनियस, ग्राफ मत कॉपी करिए।
Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जरा मैं ना ग्राफ बनाता हूँ। देखिए जरा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है ये पांचों, पहले समझ लें फिर लिखें। जो पी के सामने दिख रहा है दिस ग्राफ, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, बता सकते हैं? जहां पर पी कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? आइसो बैरिक। जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं आइसो कोरिक। अब ये जो दो आपको इंक्लाइन दिख रहा है स्लोपी, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो मैंने देखो लाइन ड्रॉ करी हुई है, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वो बनेगा एडियाबैटिक, याद रखिएगा यही सबसे ज्यादा होता है, और जिसका बॉन्ड एंगल कम दिख रहा होगा वो बनेगा आइसोथर्मल। बी में देखिए फिर से लाइन ड्रॉ करिए, कौन सा एडियाबैटिक और कौन सा आइसोथर्मल? नीचे वाला एडियाबैटिक, नीचे वाला। बट सर आपको पता कैसे चलता है? मैडम मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अगर आपको देख पा रहे हो तो। हाँ सर। तो ठीक, ग्राफ, अच्छा, ग्राफ बी और ग्राफ सी में कौन सा एक्सपेंशन का ग्राफ है और कौन सा कंप्रेशन का, बता सकते हैं? बी वाला कंप्रेशन। बी वाला कंप्रेशन। कैसे पता चल रहा है? ग्राफ नीचे जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है। नहीं, नीचे कहाँ जा रहा है? इसलिए मैंने ऐसा दिमाग लगाया। बी वाले में वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कंप्रेशन है, और सी वाले में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एरो डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सपेंशन। समझा? यस सर। नेक्स्ट आते हैं नीचे, आपको वर्क डन साइक्लिक में दिख रहा है, इसमें से कौन सा वर्क डन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? डी वाला पॉजिटिव होगा। डी वाला नेगेटिव होगा और ई वाला पॉजिटिव होगा। एक बार नोट्स खोल के देखिए, आपको बताया हुआ है वहां पर साइन कन्वेंशन वाले टाइम पे ही, कि अगर साइक्लिक है तो नेगेटिव, सॉरी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होता है। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? No, sir. Please wait. हो गया सर. सबका हो गया भाई? यस सर।
देखिए जरा, जूल थॉमसन इफेक्ट, phenomena of producing lowering of temperature when a gas is made to expand adiabatically from region of high pressure to low pressure। यानी जब हम गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एडियाबैटिकली भेजते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? जब हम एडियाबैटिकली किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर लोअर हो जाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी साइकिल, बाइक या किसी गाड़ी में आपने नोटिस किया है एयर लीक होते हुए? देखा है किसी ने? साइकिल में पंचर या बाइक में जहां से लीकेज हो रहा है वहां पे हाथ लगा के नोटिस किया किसी ने? यस सर। कैसा लगता है? ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? ठंडा। एग्जैक्टली नहीं देखा तो करके देख लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। पर डिग्री पर प्रेशर, यानी कि पर डिग्री टेम्परेचर चेंज में पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चेंज होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट। आपको सिंबल दिख रहा है म्यू का, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस पर एटमॉस्फेरिक ड्रॉप इन प्रेशर अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक है? तो म्यू का जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आता है तो गैस के एक्सपेंशन से कूलिंग होती है। ठीक, अगर म्यू का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हीटिंग होती है। अब ये कैसे होगा और कहाँ होगा? तो आप लोगों ने पुराने वाले फ्रिज देखे हैं, इसमें बैक साइड में कॉइल होती थी इस तरीके की। यस सर। इवन एसी में भी होता है। ठीक है, तो इस कॉइल का काम क्या होता है? इसमें से गैस एंटर की जाती है और ये गैस इसके अंदर घूमती हुई बाहर निकलती है। तो क्या हो रहा है कि लगातार इस तरीके से जब पोरस प्लग के थ्रू गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है तो गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है। एसी की वर्किंग इसी तरीके से होती है। और कौन सी गैस भरी जाती है? जिसके लिए म्यू का वैल्यू कैसा हो? पॉजिटिव हो। समझ आ रहा है? तभी हमको क्या है, वो कूलिंग इफेक्ट दे पाती है। यस सर। ठीक, अब हीटिंग इफेक्ट हमको कहाँ मिलता है? तो हीटिंग इफेक्ट हमको मिलता है हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में हमको क्यों? क्योंकि इसके लिए -80 है म्यू का वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू होगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट हमको मिलता है। नीचे आते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहां पर म्यू का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। कैसे कैलकुलेट होता है? तो टी आई इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। ए और बी वेंडरवॉल कांस्टेंट है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है। कैलकुलेशन नहीं करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। करिए कॉपी।
सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, देखिए मैंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का एक केमिकल रिएक्शन वाला एग्जांपल आपको दिया है। पहले मैंने फिजिकल का एग्जांपल दिया था, अभी केमिकल का है कि अगर आप वाटर में सॉल्ट डालते हो तो वो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? Soluble. तो ये नेचुरल प्रोसेस हुआ, इसलिए स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स कर दे तो क्या ये रिएक्शन करेगा? No, sir. नहीं करेगा जब तक आप उसमें हीट एनर्जी नहीं दोगे। समझे ना? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। रिलेट हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है यूनिट ऑफ रेंडमनेस या डिस्टरबेंस बोलते हैं। जहां पर जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, रेंडमनेस होगी, वहां पे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होती है। ठीक, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आप बताइए सॉलिड लिक्विड गैस में किसके मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस या डिसऑर्डरनेस होता है? Gas. Gas. गैस। और सबसे कम? Solid. Solid में. तो ऑर्डर समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद देखिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? मतलब डिस्टरबेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताइए। बोलिए भाई। अरे दुनिया में डिस्टरबेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। लॉजिक समझ में आ गया ना? यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है, सर. इसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ पे। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपनसेशन। मतलब हम ये कह रहे हैं हम ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते जिससे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, वो भी 100% एफिशिएंटली। कुछ ना कुछ वर्कआउट आपको करना पड़ता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी उसी से जुड़ा हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, आप केवल यहीं तक लिखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी अभी मत लिखिए, इनकम्प्लीट है, उसको मैं कर लूं फिर लिखना। ठीक है, स्टार्ट करिए।
हो गया कॉपी? नो सर, लास्ट टर्म सेकंड लॉ लिखना बाकी है। हो गया कॉपी? यस सर। देखिए जरा, thermodynamics quantity of the system decrease in whose value during a process is equal to useful work done by the system. सिस्टम के काम करने के लिए जिस वैल्यू के डिक्रीज होने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम के काम करने के लिए जिस वैल्यू के डिक्रीज होने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी। गिब्स ने इस रिलेशन को बताया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एच को एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, टी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, डेल्टा एस आपका एंट्रोपी है। तो जी जितना नेगेटिव होगा वर्क डन उतना पॉजिटिव होगा, सॉरी प्रोसेस उतना स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी के नेगेटिव होने से स्पॉन्टेनियस वर्क होता है, पॉजिटिव होने से नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल्टा जी 0 हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, राइट। अब इस सब चीजों का यूज कहाँ होना है, तो आपके जो पैरेलल चैप्टर चल रहा है ना इक्विलिब्रियम, वहां पर यूज होने वाला है ये रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड अप्रोचेस जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। यानी किसी भी सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी जो है 0 केल्विन पर हमेशा 0 हो जाती है। आपको देखो लिमिट दिखाए, टेम्परेचर 0 केल्विन हो रहा है तो एंट्रोपी एस कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ। करिए कॉपी। सर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है ना, हाँ, फ्री एनर्जी चेंज है। और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, राइट।
सर सेकंड टॉपिक क्या है? गिव्स सर बोलिए। सर सेकंड टॉपिक में वो क्या है गिब्स के बाद? गिब्स हेल्महोल्ट्ज, HELMHOTZ साइंटिस्ट का नाम है। इक्वेशन है ना उसके बाद? और सर थर्ड टॉपिक का आप वो एक बार पढ़ सकते हो? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ उसके नीचे डेल्टा जी नॉट इज नॉट इज इक्वल टू -2.303 R T log Kc। Kc को ओके सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थैंक हैं। यू सर। कॉपी हो गया? नो सर, लास्ट टर्म।
सर वो लिमिट s इज 0 के बाद वो क्या है ब्लू कलर में? सेंटीग्रेड? वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ओके सर, हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। देखिए जरा टेफी ग्राफ, एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ को हम टेफी ग्राफ बोलते हैं। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, लिक्विड से गैस जा रहे हैं और भी डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। यानी आप मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जब जब जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, डिस्टरबेंस बढ़ता जाता है। इज इट? यस सर। ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इसके लिए आपको कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए एक हीट इंजन सेट किया था जहाँ पे हीट से वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, मैक्सिमम वर्क डन में कन्वर्ट हो पाए यानी एफिशिएंसी बढ़ा पाए, ऐसा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। theoretically an imaginary cycle for maximum conversion of heat into work। इसके लिए इन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया जिसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है। आपको देखिए ABCD, आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ए पर प्रेशर P1 V1 है वॉल्यूम, बी पर P2 V2, सी पर P3 V3 और डी पर P4 B4 है। साइक्लिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताया था देखने के लिए, याद आ रहा है कुछ? क्यों भाई? हाँ सर। Q1 आप हीट यहाँ पर दे रहे हो, इनपुट ऑफ हीट है Q1, सॉरी Q2, और यहाँ आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो Q1 का मिल रहा है। तो इस सिस्टम की जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? इनपुट हीट वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। तो वर्क डन क्या है? W, और इनपुट हीट कितनी है? Q2। तो W अपॉन Q2 हो गया, विच इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1 अपॉन T2 फाइनल टेम्परेचर। नोट कर लीजिए ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, करिए कॉपी। सर उसके बाद 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। हाँ वो तो उसी को ही लिखा जा सकता है ना, T2 माइनस T1 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं Q के टर्म में भी। ओके सर।
कॉपी हो गया? यस सर। No sir, no sir. No, sir. No, sir. हो गया भाई? सर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ एंट्रोपी इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन वाला, पहला वाला दूसरा वाला? दूसरा वाला सर। दूसरा वाला तो आपको सिस्टम बता रहा है कि एक मशीन है जो पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल काम करती है, फिर एडियाबैटिक को फॉलो करती है, फिर आइसोथर्मल को फॉलो करती है, फिर एडियाबैटिक को। तो वो मशीन तो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन उस मशीन की वर्किंग किस किस प्रोसेस से हो रही है ये बता रहे हैं आपको। ओके सर। कॉपी हो गया भाई? हाँ, हाँ सर। अब जरा एक बात सुन लीजिए। थ्योरेटिकली थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन सब पे इनकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की। तो आप इसे पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट पे सारे जितना भी फर्स्ट कंसेप्ट से लेके फर्स्ट लाइन से लेकर के यहाँ तक के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। यस सर। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस केवल। ओके सर फाउंडेशन बिल्डर। हाँ, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। सर मॉड्यूल 4 में है ना? हाँ जी, मॉड्यूल 3 में होगा। ओके सर। ठीक है गाइस, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।